जय भारत। कैसे हो आप लोग? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्स इक्वल्स टू 9 का पावर 1/3, 9 का पावर 1/9, मतलब यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ है और इसको पहले सॉल्व कर लेते तब जाके अपने को एक्स मिल जाएगा बराबर। तो एक्स इक्वल्स टू कैसा होगा, 9 का पावर ये होगा 1/3 प्लस हो जाएगा 1/9 और ऐसे मतलब ये हो जाएगा। सबका बेस कितना है, 9 है, इसलिए हमने क्या किया उसको उसके पावर की एडिशन कर दिया, ये इन्फिनिट तक चलते जाएगा बराबर। तो ये बन जाएगा शायद ये 9 और इस पावर में कितना होगा, पावर में हो जाएगा ए, ये कितना है 1/3 है डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है इसमें 1/3 ही है। और देखा जाए तो कितना बन रहा है, ये 9 का पावर हो जाएगा ये शायद ये 1/3 और 2/3 मतलब हो जाएगा 1/2। तो 9 का पावर 1/2 मतलब हो जाएगा ये 3। ओके, तो तुम्हारा x जो है कितना मिला, 3 मिल गया। अब देख लेते हैं y के लिए। y कितना है, y की एक सीरीज है तुम्हारे पास और वो कैसे, 4 का पावर 1/3, 4 का पावर -1/9, 4 का पावर 1/27। तो इसमें भी 4 हमने क्या ले लिया, एक बार ले लिया और पावर की जो एडिशन कर लिया। तो +1/3 -1/9 और +1/27, इसका मतलब ये भी एक जीपी बन रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसमें अब रेशियो जो है -1/3 का है बराबर। तो ये हो जाएगा 4 और इसका जो समेशन आएगा 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ -1/3। ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनफाइनाइट जीपी का समेशन कितना होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है इसका रेशियो होता है। तो रेशियो इसमें -1/3 है, तो ये कितना होगा 4 का पावर कितना आएगा, ये वैसे ये शायद हो जाएगा 1/4 के बराबर। कैसे 1/3, 4/3 होगा, 1/3 कैंसिल होने के बाद 4 का पावर 1/4 होगा और ये होगा कितना 1/√2, मतलब सिर्फ √2 होगा ये। ठीक है, मतलब तुमको x मिल गया और y मिल गया। अब तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है अभी z के बराबर। तो z क्या है अपना, ये वाला है z। तो ये भी एक सीरीज है, तो पहले तो z लिख दो तुम, कितना आएगा z इक्वल्स टू ये होगा 1/1 प्लस आई, फिर आएगा 1/1 प्लस आई स्क्वेयर। ठीक है, और ऐसे चलता जा रहा है, ये भी इन्फिनिट तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी ए जी पी क्या लगाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज का समीशन लगाएंगे तो कितना आएगा 1/1 प्लस आई डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 माइनस 1/1 प्लस आई, ये इसका रेशियो है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये शायद ये बन जाएगा 1/i। कैसे बनेगा देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 और 1 कैंसिल होगा और सिर्फ i बचेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस आई और ये 1 प्लस आई कैंसिल होगा तो 1/i बन गया। इस 1/i को तुम लिख सकते हो -i। कैसे रैशनलाइज कर लिया, i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो कितना आएगा, ये आई स्क्वेयर होगा -1 और ये ऊपर i आ जाएगा। तो तुम्हारे पास x y z तीनों के तीनों वैल्यू जो है मिल चुके हैं। अब तुमको निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या निकालना था, x क्या निकालना है वैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड का, मतलब x प्लस वाई जेड ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका तुमको आर्ग्यूमेंट निकालना है। पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है, x की वैल्यू कितना मिल रही थी तुमको 3 मिल रही थी और ये y कितना मिल गया तुमको, y मिल गया √2 और i z कितना मिल गया था -i। तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना कौन सा बना, 3 माइनस √2 टाइम्स ऑफ i, ये बन गया। बस अब इसको आर्ग्यूमेंट निकालना है तुमको। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, तो देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, वैसे ये 4th क्वाड्रेंट है बराबर। तो 4th क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव एंगल निकाल लेते हैं, थीटा। ठीक है ना, पहले तो पॉजिटिव एंगल निकाल दो। जो पॉजिटिव एंगल कितना होता है, ये अगर थीटा है समझो, पॉजिटिव एंगल कितना है, थीटा के बराबर है। और अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट होता वो थीटा ही हो जाता, लेकिन 4th क्वाड्रेंट में अगर है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो कितना आएगा इसका आर्ग्यूमेंट, -थीटा आ जाएगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट तुम्हारा बन जाएगा π-थीटा। और अगर 3rd क्वाड्रेंट में होगा तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा थीटा, π-थीटा का निगेटिव करना पड़ेगा। ये होगी तुम्हारी साइन सिस्टम किसके लिए, आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देख लो पॉजिटिव एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। पॉजिटिव एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा y/x। y/x मतलब कौन सा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है मतलब y इमेजिनरी पार्ट और इसमें नीचे आएगा रियल पार्ट। और इसका पॉजिटिव एंगल निकालना मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मॉड लगाना होता है। तो थीटा तुम्हारा कितना मिल गया, फिर ये मिल गया tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा √2 बाय हो जाएगा 3। बस ये होगा तुम्हारा क्या, इसका पॉजिटिव एंगल। लेकिन हमारा जो ये पॉजिटिव एंगल है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो -थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होना चाहिए, ये मतलब z मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये कितना आएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2 बाय हो जाएगा 3। बस ये हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन में है क्या, कौन सा, माइनस टाइम्स ऑफ √2/3, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा।
सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसे, टेन जेड का स्क्वायर माइनस 3i z माइनस के इक्वल 0। जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, मतलब इमेजिनरी नंबर है, आयोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ऐसा बोला गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो। तो जेड इक्वल्स टू कैसे होगा ये, डायरेक्ट फैक्टर तो पॉसिबल नहीं लग रहे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी मतलब कितना है इसमें 3i प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए बी स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 9i स्क्वायर, ये बन जाएगा। फिर -4 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है 10 के बराबर है और सी की वैल्यू कितना है ये है -k के बराबर, बराबर। तो टोटल डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए 20 के बराबर, 2 इंटू ये मतलब होगा 2 टाइम्स 10 होगा, सॉरी हाँ। तो ये होगा कितना 2 टाइम्स 10, क्योंकि 2 ये होगा। बस एक जो भी बन रहा है वो निकाल लो। तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा 3i और यहाँ पे प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ये होगा 40k, बराबर, ये होगा 40k और होगा -9 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20। ये होगा तुम्हारा जेड, बराबर। इसके दो रूट्स हो गए, एक बार प्लस ले लो तो एक रूट और माइनस लेने से दूसरा रूट आ जाएगा। अब क्या करोगे इसके बाद क्या करोगे, अब तुमको क्या करना है कि फॉर रियल पॉजिटिव नंबर ऑफ के, मतलब के वैल्यू के ऊपर आपको अभी ये बता जाना है कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा वैल्यू मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तुम्हारे पास तो ये तो रिजल्ट आ ही गया। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक एक केस के लिए सॉल्व करोगे फॉर रियल पॉजिटिव नंबर के। अब कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी ले लो, स्पेशल केस में ले जाते हैं हम लोग। के की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 लेके देख लेते हैं। तो ये के की वैल्यू जो 1 है वो तो इसमें तो लाई करेगा ना, मतलब फॉर रियल पॉजिटिव नंबर के, मतलब के की वैल्यू अगर 1 ले लेते तो पॉजिटिव नंबर हो ही गया। तो अगर के की वैल्यू 1 के लिए अगर ये ऑप्शन हो जाता है सही, तो इसका मतलब बाकी के लिए भी हो जाना चाहिए। मतलब ये सबके लिए बोला ना, फॉर रियल पॉजिटिव नंबर ऑफ के, तो के की वैल्यू कुछ भी रख दो। के की वैल्यू 1 रखने से भी ये ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो। तो क्या होगा देखो यहाँ पे के की वैल्यू जब हमने 1 रख दिया तो 40 - 9 कितना होगा 31 हो जाएगा। तो 3i प्लस और माइनस रूट ऑफ 31 डिवाइड बाई 20 ऐसा बन गया। लेकिन इसने क्या बोला था कि प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल रहा है, तो आ रहा नहीं है। के की वैल्यू पे जेड कितना आ रहा है वैसे देख लो, जेड आ जाएगा तुम्हारा +3i और प्लस और माइनस हो जाएगा ये के की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 40 - 9 कितना हो जाएगा 31 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखो ये जो नंबर है ये प्योरली रियल नंबर नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर दोनों भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन उन्होंने जो लिखा वो गलत है, बराबर। अब इसके बाद देख लो फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के नाइदर रूट इज रियल, मतलब कौन से भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रूट जो है रियल नहीं होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर रख दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या हो, जीरो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही सकता है ना, 0 + 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो 0 रख के देख लो तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 रखने से कितना आएगा, तो जेड की वैल्यू के की वैल्यू जब 0 रख दिया हमने तो ये होगा 0, तो 3i - 9k मतलब कितना आएगा 3i और यहाँ पे कितना आएगा प्लस और माइनस हो जाएगा 9 रूट ऑफ 9 ना, ये तो 0 हो गया ना तुम्हारा इस वाले केस में। तो कितना आएगा -9 आएगा, -9 मतलब कितना होना चाहिए 3i बन जाएगा, फिर से डिवाइड बाय कितना होगा 20। अब यहाँ से देख लो कैसा हो रहा है कि एक बार हमने यहाँ पे प्लस ले लिया तो कितना आएगा 9i डिवाइड बाय होगा 20, ये रूट तो ये आएगा और 3i - 3i 0 हो जाएगा। मतलब जेड की वैल्यू 2 आ रही है 9i/20 और 0। और यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखो उसके लिए कोई कौन सा भी रूट रियल नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे तो रियल रूट आ गया, बराबर है। समझ में आ रही बात आपको। तो मतलब ये भी ऑप्शन जो है तुम्हारा गलत लग रहा है। फॉर ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर के बोथ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, मतलब जितने भी प्योरली रियल नंबर्स है प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो के वैल्यू कितना रख देंगे हम उस वाले केस में, आई रख के देख लेते हैं। आई भी तो प्योरली इमेजिनरी नंबर ही है, तो कितना होगा 40i - 9। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये कोई ना कोई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसका रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकाल के फिर इसमें ऐड करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, तो मैं इसको बाजू में रख देता हूँ और डी के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग पहले। तो डी के लिए शायद अगर नहीं हो रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, और अगर डी के लिए बराबर हो गया तो हमको ये सी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो के वैल्यू इसके लिए कितना रखेंगे, फॉर रियल निगेटिव नंबर के, फॉर रियल निगेटिव नंबर के मतलब -1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू -1 अगर रखेंगे इस वाले केस में तो देखो कितना बनेगा, ये -1 रख दिया, बराबर। तो ये -40 - 9 कितना होगा -49 के होगा। तो जेड जो होगा तुम्हारा कितना आना चाहिए देख लो, ये होगा +3i और प्लस और माइनस यहाँ पे कितना आएगा माइनस हो जाएगा 49, बराबर है क्या। देखो ये की वैल्यू जब -1 रख दिया तो -49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20। और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये कैसे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स बन रहा है,
बराबर। तो बस ये होगा, प्लस करो या फिर माइनस करो, दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है कि प्योरली इमेजिनरी नंबर बन रहा है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए, बराबर है क्या। अगर सी को चेक करना है तो सी के लिए भी चेक करो, के लिए आई रख के, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला तो अवेलेबल है, ठीक है, तो निकाल के फिर उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही हो रहा है तो फिर हम लोग उसको चेक करने की, मतलब चलो चेक कर ही लेते हैं यार। चलो कितना आ रहा था वैसे, के की वैल्यू आई रखने से कितना आ रहा है वैसे 3i, और इधर कितना आएगा प्लस और माइनस, अंडर ऑफ कितना हो जाएगा ये होगा 40i सॉरी, और होगा -9, ये होगा तुम्हारा, बराबर। और डिवाइड बाई कितना है 20 के बराबर है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको चेक करना है कि ये इसका जो वैल्यू आ रहा है कितना आएगा, ठीक है। तो दो तरीके, एक तो तुम्हारे पास वो फॉर्मूला भी है, कौन सा, वो ये माइनस वाला, ये अगर ऐसा रूट ऑफ ए प्लस बी होता है समझो, तो ये प्लस आई बी वाला जो फॉर्मूला है, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ मॉड ये प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये वाला ना, वो वाला फॉर्मूला है। या फिर सीधा सीधा अगर जाना चाहते हो तो ये फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हो। तो ये 40i का 40i रख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या कर लेता हूँ मैं, इसको ये 40i को मुझे लिख देना है कैसे, ये -9 है ना, तो -9 का -9 रख देता हूँ। इसको मुझे लिखना है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 20, और 20 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 20 को लिखता हूँ मैं 4 × 5, बराबर है क्या। तो ये 4 इंटू हो जाएगा 5, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये 40 को मैंने लिख दिया 2 × 4 × 5। अब ये -9 को मुझे कैसे लिख देना है, ये 4 और 9 के स्क्वायर में लिख देना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी। देखो इसको 9 को मैं लिख देता हूँ कैसे, 25 और 9 16, ऐसा ना, ऐसा लिख देता हूँ। ये -25 + 16 लिख देता हूँ। तो कुल मिला के बातें क्या क्या होगी, देखो cos अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos गामा इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin गामा इक्वल्स 0 है। तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स है, वैसे ये बहुत बार आ चुके हैं। तो कैसे करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा पहला जो रिलेशन है क्या है, cos अल्फा है प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स कितना है cos बीटा है, फिर तीसरी बार कितना है, तीसरा टर्म है कितना है 3 टाइम्स है cos गामा, ये लिखा हुआ है, बराबर है क्या। और इसका आंसर जो है वो 0 है, ठीक है। दूसरी बार दूसरा जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या लिखा है, sin अल्फा लिखा हुआ है, बराबर। फिर 2 टाइम्स कितना लिखा है sin बीटा लिखा हुआ है, फिर बाद में क्या कितना लिखा है 3 टाइम्स ऑफ sin गामा लिखा है सॉरी। अच्छा इसके बाद अब देखो ये जो 2 है, ये 3 है, मतलब ये ऐसे ही नहीं है, मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, बराबर ना, इसलिए वो सेम उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम रखा है, बराबर ना। तो आप देखो ये जो चीज़ है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दोनों साइड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल आई से तो कर सकते हैं, किससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आई से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी आई से मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ना। थ्रू आउट हमने आई से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर 0 × i तो 0 ही होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अच्छा इसके बाद अब देखो ये cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा, ये हमने पढ़ लिया है क्या लास्ट वाले इसमें भी, मतलब प्रॉब्लम में भी हमने cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा, इसका मतलब क्या होता है e का पावर i अल्फा होगा, बराबर ना। प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बच गया देखो यहाँ पे cos बीटा प्लस आई sin बीटा, तो ये क्या बन जाएगा e का पावर i बीटा बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3 और 3 कॉमन आने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा cos गामा प्लस आई sin गामा, कितना होता है e हो जाएगा आई गामा हो जाएगा, और इसका आंसर जो आना चाहिए वो 0 आ जाना चाहिए। तो ये हुआ तुम्हारा एक रिलेशन, मतलब क्या होगा कि e का पावर आई अल्फा 2 टाइम्स ऑफ e का पावर आई बीटा प्लस 3 टाइम्स आई का पावर गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको ये बैकग्राउंड चाहिए, मतलब ये चीज़ आपको मालूम है क्या, देख लो ये प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर अगर 0 होता है, ये प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर होता है, तो इसका मतलब एक तो रिलेशन ये हो जाता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, इसका जो आंसर आता है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आता है। ये शायद आपने क्वाड्रेटिक में भी कर लिया होगा, या फिर कहाँ पे ये आ जाता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी, इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बराबर ना। तो ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा। तो ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आना चाहिए। तो इसकी याद मुझे क्यों आ गई अभी पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे लिखा है कुछ ये के बराबर, यहाँ पे लिखा है कुछ बी के बराबर, और यहाँ पे कुछ लिखा है सी के बराबर, बराबर ना। तो इसका मतलब ये प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि ये का क्यूब मतलब ई रेस टू आई अल्फा इसका होगा क्यूब, ओके। और प्लस कितना आ जाएगा ई का पावर आई बीटा
और यहाँ पे 2 भी मल्टीपल में, इसको भूलो नहीं, और इसका भी होगा क्यूब, ये हो गया b का क्यूब बराबर, और होगा c मतलब कितना है 3 टाइम्स e का पावर i गामा है, और इसका भी पावर हो जाएगा 3, और ये इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 3 टाइम्स, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू e का पावर i अल्फा होगी, b कितना है 2 टाइम्स e का पावर हो जाएगा i बीटा, और c कितना है ये 3 टाइम्स हो जाएगा e का पावर i गामा। सही है क्या? अब इस साइड से तो देख लो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा e का पावर i अल्फा का e का पावर i अल्फा, प्लस इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा 8, अच्छा यहाँ पे 3 भी मल्टीपल में आएगा, 3 मल्टीपल में क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे e का पावर i अल्फा का पावर 3 है, तो ये कितना होगा, एंगल जो है 3 अल्फा के टर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 का पावर 3 8, और ये e का पावर हो जाएगा i 3 बीटा, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 27, e का पावर हो जाएगा i 3 गामा हो जाएगा ऐसा, इस साइड पे तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 2 कितना आया 6, 6 इंटू 3 कितना होगा 18, तो ये हो गया 18, और क्या बचा इधर से e का पावर i अल्फा, e का पावर i बीटा, और e का पावर i गामा, मतलब जब i कॉमन ले लेंगे तो ये सारे एंगल की एडिशन हो जाएगी, तो ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा एक रिलेशन। अब तुम यहां से सबका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में सोचो कितना आएगा, सबका रियल पार्ट और सबका इमेजिनरी पार्ट। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, इसके अंदर cos 3 अल्फा, यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ cos 3 बीटा, यहाँ पे ये 27 टाइम्स ऑफ cos 27 टाइम्स cos 3 गामा है, और इधर से कितना आएगा, ये 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा इसका रियल पार्ट। लेकिन तुमको पूछा किसका है, तुमको पूछा है ये वाला, मतलब साइन के टर्म में, मतलब क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा है। तो देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, इसमें इमेजिनरी आ जाएगा साइन कितना, ये होगा 3 अल्फा, प्लस यहाँ पे 8 मल्टीपल में आ जाएगा, और साइन होगा 3 गामा बराबर ना, सॉरी 3 बीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये होगा 27, और कितना आना चाहिए, साइन होगा 3 गामा बराबर, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा 18 टाइम्स कितना आना चाहिए, साइन कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस होगा गामा, ये हो जाना चाहिए। तो बस यही तुमको पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े। सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज एट ओरिजिन एंड वन ऑफ द वर्टिसेस ऑन आर्गन डायग्राम इज 1 + 2i, देन इट्स पेरीमीटर इज। इसका जो एक वर्टेक्स है, चलो मैं एक हेक्सागन बना लेता हूं, देखो ऐसा एक बेंजीन रिंग टाइप है ना, ये हो गया तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन, मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे बराबर। फिर बाद में इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर होगा वो ओरिजिन है ऐसा बोला, और कोई भी एक जो इसका वर्टेक्स है, कौन सा है, 1 + 2i ये है। तो आपने को क्या करना है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, अगर समझो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई, और ये वर्टेक्स अगर एफ है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ ए, मतलब सारे साइड का एडिशन चाहिए। रेगुलर हेक्सागोन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी साइड होगी उतनी ये साइड होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ये होगी, और उतनी ये होगी, और इतनी भी हो, बराबर है क्या। मतलब क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर हो जाएगा सीधा सीधा कितना, कौन सी भी साइड की लेंथ निकालो, रेगुलर है इसलिए कौन सी साइड निकालो, मतलब ये भी साइड का लेंथ निकालो और इनटू इसको 6 कर दो, बस यही तुम्हारा क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, बराबर है क्या। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे तुम, अब करना पड़ेगा तुमको इस साइड का लेंथ निकालना, ये भी साइड का लेंथ, मतलब कौन सी भी साइड का लेंथ निकालो। तुमको गिवन क्या है कि ये तो ओरिजिन है, और ये जो हमने इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा, इसका ये इसका एक ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस हो गया। ये मिल जाएगा क्या, बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 + 2i है, तो ये कितना होगा, ये होगा √5। कैसे √5 हुआ, समझ में आ रहा है। देखो ये √5 कैसे होगा, 1 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर, मतलब √5 हो गया ना आराम से। ठीक है, ओके, मतलब ये √5 है। ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला रेगुलर अगर है तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है क्या। ठीक है, 2 डिस्टेंस तो मिल गए। क्या अपने को ये एंगल निकल जाएगा क्या, बोलो, ये एंगल निकल जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आती है, पहले देख लो, ये अगर एंगल का, ये दोनों अगर डिस्टेंस सेम है तो इनके जो बेस एंगल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, बराबर ना, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। क्यों, ये दो डिस्टेंस सेम है ना, इसलिए उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो बस ये एंगल अगर मुझे किसी तरीके से मिल जाता है, ये वाला, तो क्या होगा कि ये एंगल निकल जाएगा, तो ये दोनों बेस एंगल भी निकल जाएंगे, बराबर ना। तो बेस एंगल निकल गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के हम लोग इसका साइड निकाल सकते हैं, बराबर क्या। तो ये निकालने की कोशिश करो फिर, मतलब इसका सेंट्रल एंगल जो है निकालने की कोशिश करो। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये क्या लिखा है उसने, ये रेगुलर हेक्सागोन लिखा है, इसका मतलब ये जो
जो सेंट्रल एंगल होंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वैसे कितने एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल है। एंगल इक्वल क्यों बोल रहा हूँ कि इसके सामने वाली जो साइड है ना वो इक्वल है। अगर ये इतना ही एंगल, इतना ही अगर क्वाड बना रहा है ये एंगल, तो इतना इसमें भी इतना ही एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल, तो इसका एंगल भी इक्वल होगा। जो सेंट्रल एंगल बनेगा, एक पूरा सर्कुलर एंगल जो बनेगा वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो ये का अगर अमाउंट निकालना है तो 360 को हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया है, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये जो एंगल है तुम्हारा कितना, एक्चुअली ये 60 के बराबर। तो अब ये दोनों मिला कितने होंगे, ये दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए, 180 में 60 घटा दो तो 120 होना चाहिए। तो ये दोनों वैसे भी इक्वल है, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल कैसे इक्वल है, 60 60 60 है, मतलब ये इक्विलैटरल एंगल होगा। इक्विलैटरल एंगल होगा मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये जितना लेंथ है उतना ये लेंथ होगा, तो ये कितना होगा, √5 लेंथ होना चाहिए। तो ये अगर √5 लेंथ है तो तुमको क्या मिल जाना चाहिए, इसका पेरीमीटर आराम से मिल जाएगा 6 इंटू ये भी क्या लेंथ कितना है, √5 है। बस ये होगा तुम्हारा डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 है। तो तुमको रेंज निकालना है इस फॉर्मेट, मतलब इस एक्सप्रेशन की, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और इसका पूरे का मॉड लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो ये क्या चीज़ है, ये तो है सर्कल। अगर ये आप समझ पा रहे हो तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है ना, ये वाला। और इसका सेंटर कौन सा होगा, इसका सेंटर होगा 0,0। ठीक है ना, मतलब सेंटर तो इसका ओरिजिन है। रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस जो है तुमको समझ में आ रहा है क्या, इसका रेडियस होगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा जो एक्स एंड वाई जो है इस सर्कल के ऊपर से घूम रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है जो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और इस दोनों का डिफरेंस लेके सबका मॉड निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं वैसे। मतलब क्या होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा तो कितना आएगा, मतलब मिनिमम आंसर कितना आएगा और मैक्सिमम। नेगेटिव में तो आने का चांस नहीं है, आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि बाहर से मॉड लगा दिया हमने, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसे मिनिमम इसका 0 आ सकता है। आ रहा है क्या 0, तो बिल्कुल आ सकता है। देखो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे क्या होगा कि इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर आएगा ना, जब ये वाई इक्वल टू एक्स जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या होगा कि एक्स एंड वाई दोनों वहाँ पे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दोनों जब इक्वल होंगे तो इसका मिनिमम आंसर तो 0 आएगा। 0 से नीचे जाने का चांस है नहीं, क्योंकि मॉड लगाया हुआ है, तो 0 से पीछे तो जाएगा नहीं, मिनिमम तो 0 होगा। तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन और बी ऑप्शन और या फिर डी, इन तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। एक तो होगा ये। दूसरा देखो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा कितना, जब ये वाला मैक्सिमम हो और ये वाला मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव हो रहा है ना ये वैल्यू, ये माइनस वाई हो रहा है, माइनस वाई हो रहा है, मतलब ये जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो मॉड एक्स में से जितना मिनिमम कम हो जाएगा ना उतना इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। समझ में आ रही बात, इसका मतलब मॉड वाई की मिनिमम वैल्यू कितना है वो देखना पड़ेगा। मॉड वाई की मिनिमम वैल्यू इस वाले पॉइंट पे कितना रहेगी, ये पॉइंट कौन सा है, 4,0 है, तो बस यहाँ पे कितना है, ये 0 है। अब मॉड वाई जो है 0 से तो नीचे जा ही नहीं सकता, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बस 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जब 0 होगा तो यहाँ पे मॉड एक्स कितना है, 4 है, और यही इसका मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, तो बराबर है क्या, तो 4 - 0 ये होगा तुम्हारा आंसर। और ये कितना हो रहा है, 4, मतलब मिनिमम आंसर तुम्हारा 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 4। तो इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक के बीच में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आ सकता है। बराबर है क्या, इससे नीचे नहीं आ सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता। इस चीज़ को हम लोग आगे से देख के ट्रिग्नोमेट्री से भी देख सकते थे। इसको हम लोग इस कौन सा भी जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर का क्या लिखेंगे, 4 cos थीटा और 4 sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बराबर ना, कॉनिक सेक्शन अगर याद आ रहा हो तो ये जो सर्कल के जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है ऐसा ही होता है। ये 4 cos थीटा और 4 sin थीटा जब हम इसमें रख देंगे तो ये इक्वल्स हो जाएगा इतना 4 cos थीटा, और माइनस कितना आना चाहिए, ये होगा 4 × sin थीटा। बराबर है क्या, तो इसका मॉड है, इसका मॉड है, फिर दोबारा इसका क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आ रही है उसका मॉड लेना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लो क्या आएगा, अब यहाँ पे तो 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे कितना आएगा cos थीटा, और ये होगा माइनस sin थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा का जब ग्राफ देखोगे तो कैसा होगा, ये देखो cos थीटा का ग्राफ तो ऐसा होता है, ये वाला होगा cos थीटा, और sin थीटा का ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप का होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब π/2 पे इसका वैल्यू आएगा सबसे बड़ा, और इसमें कितना आएगा, π/2 भी 0 आएगा, 0 पे इस पे आएगा 1 और इस पे आएगा 0 पे 0। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू देखना है मुझे, तो इसका वैल्यू तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आने का चांस नहीं है, इसका भी निगेटिव आने का चांस नहीं है।
तो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बोलो, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा एक्स की वैल्यू 0 पे। मतलब यहाँ पे ये मतलब थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा उस वाली जगह पे, ये होगा 0। और यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 × 4 कितना आंसर आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो ये सबसे मैक्सिमम आंसर हो गया। और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर जब कब आ सकती है, π/4 पे आ सकती है। तो π/4 तो इसमें आ ही सकता है, π/4 पे भी इसका 1/√2 इसका 1/√2 तो 0 आंसर हो गया। तो 0 से लेकर 4 तक ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। ओके ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वैसे इंटरेस्टिंग भी है। z = x + iy और एक्स वाई की वैल्यू बिलोंग्स टू आर है, एक्स की वैल्यू कितना है -1/2 के बराबर नहीं है, तो देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड सेटिस्फाइंग, ये जो एक्सप्रेशन है उसको सेटिस्फाइड करने वाले कितने नंबर ऑफ जेड है ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस वाले इक्वेशन को तुम ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे कि ये जो मॉड ऑफ जेड है, अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, मॉड जेड जो होता है ये एक रियल नंबर होता है। जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी ये मॉड ऑफ जेड क्या होगा इसका, ये कोई रियल नंबर बनेगा, बराबर क्या। और यहाँ पे देखा जाए तो कैसा है कि मॉड ऑफ जेड का पावर कितना n-2 ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये होगा z² प्लस यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पे कितना आ गया +1 आ गया। ऐसा कोई तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ से तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, पहली चीज़ तो ये है कि देखो ये अगर रियल नंबर है, ये वाला अगर रियल नंबर है बराबर ना, तो इसका मतलब ये अगर इसके बराबर है तो इधर से भी रियल नंबर आना चाहिए। और देखा जाए तो ये वाला तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रियल नंबर है ही, ये वाला भी रियल नंबर है। मतलब क्या होगा कि एक रियल नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो भी रियल नंबर होना चाहिए, तब जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये रियल नंबर और ये रियल नंबर एग्जिस्ट मतलब इक्वल हो सकते हैं। बाकी तो ये रियल नंबर कितना होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन कम से कम ये रियल नंबर होना चाहिए, तब जाके ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। मतलब प्राइमरी जो स्टेज है कि ये पहले दोनों क्या होना चाहिए कि रियल नंबर, ये दोनों साइड रियल नंबर होना चाहिए। और ये रियल नंबर अगर होगा तब जाके ये दोनों पॉसिबल है कि ऐसा रियल नंबर बन जाए। ठीक है, तो कितना होगा फिर ये, इसका मतलब होगा z² + z, ये क्या होगा तुम्हारा, ये होना चाहिए कोई रियल नंबर। ठीक है, तो z², z कितना होगा तुम्हारे पास, z जो होगा ये होगा x + iy बराबर, x + iy होगा। तो तुम सॉरी ये x + iy करो, या फिर ऐसा ही कर सकते हो ना तुम डायरेक्ट, अगर ये रियल नंबर है तो प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सा, अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो इसका जो मॉड होगा मतलब इसका जो बार होगा z² + z, इसका जब बार, और बार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर इसके बराबर अगर आ जाता है तो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल होता है, बराबर ना। z = z बार होना चाहिए, z = अगर z बार होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि z जो होता है प्योरली रियल होता है, बराबर ना। और अगर z कितना होना चाहिए, z अगर इसके -z बार के बराबर अगर हो गया तो z क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा प्योरली, ये प्योरली क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं कि प्योरली अगर इमेजिनरी रियल नंबर है तो इसका मतलब इसका उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर आंसर आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये होगा z - z बार का स्क्वायर, और ये z माइनस हो जाएगा z बार, ऐसा कुछ बन गया बराबर, और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से तुमको दिखाई दे रहा होगा कि z - z बार जो है दोनों में भी कॉमन है। ये जब हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, z प्लस हो जाएगा z बार, और यहाँ पे होगा +1, और ये होगा = 0। अब देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। एक तो z क्या होगा, इसके z बार के बराबर होगा, मतलब ये z जो होगा, यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम लोग, z जो होगा प्योरली इमेजिनरी होगा, सॉरी प्योरली क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए इस वाले केस से, बराबर ना। एक तो ये केस हो गई, या फिर क्या होना चाहिए, z + z बार, z + z बार +1 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। तो z कितना है हमारे पास, ये होगा x + iy, और z बार कितना होगा इसका, x माइनस हो जाएगा iy, और ये प्लस होगा 1 और = 0 होगा। तो ये -iy + iy कैंसिल, तो ये 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1, तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये होगा -1/2। सही है, ओके। मतलब एक तो x की वैल्यू -1/2 होगी, या फिर z जो होगी प्योरली रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो साफ साफ उसने बोला कि x की वैल्यू -1/2, तो मत लो, मतलब ये वाली केस तो वैसे भी निकल गई। मतलब तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन बच गया क्या, कि z को तुमको क्या करना पड़ेगा कि प्योरली रियल लेना पड़ेगा। अब z अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये z = कोई अल्फा होगा, बराबर ना। इसमें कोई रियल इमेजिनरी पार्ट रहेगा नहीं ना, z = क्या होगा कि अल्फा, अल्फा क्या होगा कि कोई रियल नंबर होगा। तो बस अल्फा इसमें रख के हम लोग z निकाल सकते क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दिया मैंने कितना, अल्फा का स्क्वायर, बराबर ना। तो ये होगा कितना, मॉड ऑफ अल्फा कितना आएगा, ये तो अल्फा ही आएगा, तो ये अल्फा का स्क्वायर हो गया, = यहाँ पे कितना होगा, चलो मॉड ही लगा दो ना इसको भी,
ठीक है ना। तो इसमें क्या कर दो कि मॉड ऑफ अल्फा इसका हो जाएगा स्क्वायर, ओके, और इक्वल्स टू इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा मॉड ऑफ अल्फा, ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं मॉड ऑफ अल्फा का पावर n-2 होगा, और यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने, प्लस यहाँ पे होगा अल्फा, और मॉड ऑफ अल्फा इसका पावर कितना आएगा n-1 प्लस होगा 1, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे जो अल्फा है वो निगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकती है, बराबर, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को अगर फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर मतलब कितना होगा, अगर निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये दोनों मिला के हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। कितना होगा, मॉड अल्फा का पावर n-2 इंटू होगा कितना अल्फा का स्क्वायर, कितना होगा ये मॉड अल्फा का पावर n हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी n था शायद ना, तो ये वाला मॉड अल्फा का पावर n और ये मॉड अल्फा का पावर n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया अल्फा, और ये होगा मॉड अल्फा का पावर कितना n-1 प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू होगा 0। समझ में आ रही बात आपको, यहाँ पे n-2 है वैसे, ये होगा n-2, ठीक है, ओके। तो देख लो फिर कितना आएगा, ये अल्फा होगा मॉड अल्फा इसका पावर होगा n-2 और इक्वल्स हो जाएगा -1। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है वो देख लो, ठीक है। अब अल्फा इंटू मॉड अल्फा का पावर n-2 इक्वल्स टू अगर -1 है, और ये तो हमेशा मॉड अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड जब 1 होगा तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए, उसके टाइम पे -1 होना चाहिए, बस, मतलब ये अल्फा की वैल्यू -1 पे ये रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा, बाकी किसी वैल्यू इस पे ये सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं, बराबर क्या। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, -1 आ गई, और हमको बताना था क्या, हमको इसका सोल्यूशन ही बताना था, तो -1 आंसर आ जाना चाहिए। क्या बोला इसने, नंबर ऑफ वैल्यूज बोला है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब कितना आएगा, एक आएगा, कौन सा -1, ये एक ही सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ढूंढना है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो आपको शायद ये मालूम होगा, अगर आर्ग्यूमेंट ढूंढना है किसका, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल दो तुम, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल दो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता है, बराबर ना। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर तुमको निकालना है किसका आर्ग्यूमेंट निकालना है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब Z1 प्लस इंटू Z2 का, तो इस वाले केस में इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दोनों का क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुमको मालूम है, ऐसा मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो ये, एक तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। अब ये इसमें कैसा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तुमको आर्ग्यूमेंट ढूंढना है पहले, बराबर ना। तो आर्ग्यूमेंट ढूंढना है तो पहले इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, फिर बाद में इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, दोनों के एडिशन कर लो, फिर बाद में इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, इसका आर्ग्यूमेंट करो, दोनों के एडिशन करो, और इसमें ऊपर वाले जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये तुम्हारा सिंपल मेथड है, ठीक है। तो पहले तो 1 प्लस आई इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, 1 प्लस आई इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा कितना बनेगा, ये तो π/4 बनेगा, ये तो आपको मालूम ही होगा, क्यों, क्योंकि y/x कितना होगा, ये 1 होगा, और 1 पे कितना आएगा π/4, इसका आंसर आएगा tan 1 पे। मतलब कैसा प्रोसीजर है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा z = x + iy, अगर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तुम्हारा जो पॉजिटिव एंगल कितना मिलेगा, मतलब tan थीटा जो मिलेगा कितना मिलेगा, ये y/x ऐसा निकालना पड़ेगा, इसका मॉड वैल्यू लेना पड़ेगा, तो ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव एंगल। तो जैसे ये पॉजिटिव एंगल निकल गया तो तुम इसका क्वाड्रेंट चेक करो कौन सा है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस थीटा इसका आर्ग्यूमेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो ये पाई माइनस थीटा और इसका माइनस लगाना पड़ेगा, और ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा, ये होगा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, बराबर क्या। तो इस हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो उसका tan थीटा की वैल्यू कितना आएगी 1 मतलब π/4 होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डायरेक्ट थीटा इसका आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब पहले का तो काम हो गया। लेकिन इसका क्या है कि 5 ये इसका पावर है, जब इसका 5 पावर होगा तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये इंटू 5 हो जाएगा बस ऐसे, तो कितना हो गया 5π/4, ये होगा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। क्या किया मैंने, अगर तुम्हारे पास क्या है z का जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट कितना हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, अगर ये थीटा होगा तो तुमको आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁻n ये अगर निकालना है, z⁻n अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो कितना होगा, ये n इंटू थीटा होगा, बराबर। ये शायद आपको मालूम होगा, तो ये ऐसा वर्क होता है, ठीक है। तो 1 + i का पावर 5 कितना होगा, ये होगा 1 + i का जो आर्ग्यूमेंट है कितना है π/4 है, और इसका जब पावर 5 करेंगे तो आर्ग्यूमेंट जो है पाई से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5π/4 ये पहले वाले का आर्ग्यूमेंट हो गया। अब दूसरे वाले का 1 + √3i इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा कितना बनना चाहिए, ये हो जाएगा √3/1 मतलब हो जाएगा π/3,
और पाई बाय 3 अगर है इसका आर्ग्यूमेंट, तो पावर कितना करना है इसका 2 करना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये होगा इसका आर्ग्यूमेंट, 2 पाई बाय 3 हो जाना चाहिए। सही है। फिर बाद में क्या करेंगे, -2i इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा, -2i इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा कितना बनेगा, तो ये होगा शायद -पाई/2। समझ में आ रही बात आपको कैसे, क्योंकि माइनस आई मतलब होगा नीचे एक्साइज वाई एक्सिस के ऊपर और एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो ये -पाई/2 होगा। √3i का जो आर्ग्यूमेंट बनेगा कितना बनेगा, देखो √3i इसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा ये बनेगा पाई/6। ओके, अब करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों की एडिशन करो और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बराबर क्या, जो दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये होगा 5 पाई/4 और प्लस हो जाएगा कितना 2 पाई/3, 2 पाई/3 कितना हो रहा है देख लो, ये हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा कितना 8 और इनटू हो जाएगा पाई और डिवाइड बाय कितना आएगा 12, तो कितना हो गया वैसे ये हो जाएगा शायद 23 पाई डिवाइड बाय होगा 12, ऐसा हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले में इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, ये होगा -पाई/2 प्लस हो जाएगा कितना पाई/6। ओके, तो कितना आ रहा है वैसे इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -3 प्लस पाई, तो होगा -2 पाई/6 ऐसा, तो होगा कितना वैसे -2 पाई/6 होगा। तो इन दोनों का अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब क्या, तो मतलब ये होगा कि ऊपर वाला जो लिखा है कितना 23 पाई बाय हो जाएगा कितना 12 और ये सब्ट्रैक्शन करने से ये माइनस हो जाएगा और ये -2 पाई/6 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो बस इसका आंसर जो भी आ रहा है वो निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा कितने से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कितना होगा ये होगा 23 और पाई प्लस हो जाएगा कितना, ये प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 पाई होगा और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आएगा 12, तो कितना हो रहा है ये 23 + 4 कितना हो जाएगा, ये 27 पाई और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको तुम लिख लेना आपने इस पे, तो मतलब ये रोटेशन कितनी कंप्लीट कर रहा है वैसे ये देखो, ये 2 पाई प्लस हो जाएगा 5 पाई/12 ऐसा हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस 5 पाई/12, क्योंकि कैसा होगा ये 24 + 5 29 होगा ना, तो 29 नहीं है ये वैसे, सही है क्या सब कुछ, तो ये 2 पाई प्लस 5 पाई/12 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे शायद ये 5 पाई/12 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई/12 आएगा, तो 2 पाई और हो जाएगा कितना 24 + 3 कर देंगे तो कितना आएगा 27, सही है। तो ये कितना है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा फिर 3 पाई/12 आ जाना चाहिए, बराबर। तो देख लो इसमें ऑप्शन में शायद गड़बड़ी है यहाँ पे, तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 3 पाई/12 ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी था, यहाँ पे शायद निगेटिव था, तो आपको अगर ट्राई करना है तो करके यहाँ पे निगेटिव लेके ट्राई कर लो, शायद इसमें से कौन से तो ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो कितना आ रहा है 3 पाई/12 आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है f(z), उसको अगर z - i से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, रिमाइंडर मिलेगा i, और अगर हम z + i से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 + i आएगा, और हमको रिमाइंडर निकालना है जब z² + 1 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो ये होगा कितना, कौन सा f(z) को हमने किससे डिवाइड कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया z - i से, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा i। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, f(i) की वैल्यू जो है कितना आ जाएगी, i आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको बात, कैसे देखो ऐसे, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, z - i से जब मल्टीप्लाई कर देना है किसको, f(z) को, तो इसका जो डिवीजन है कुछ भी आ जाए हमको कुछ लेना देना नहीं, q1 मान लेते हैं, लेकिन इसका जो रिमाइंडर कितना आएगा i आएगा, ये पक्का है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे, तो ये f(z) कैसे मिलेगा, f(z) जो मिलेगा हमको ये मिलेगा ऐसे, ये जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे और इसका डिवीजन कितना आ गया और प्लस इसका रिमाइंडर कितना है, बस ये एक्सप्रेशन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने z के बदले i रख दिया तो i - i 0 हो जाएगा, तो f(i) की वैल्यू कितना हो जाएगी, i हो जाएगी। वैसे रिमाइंडर थ्योरम ही है, बराबर, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से हमने ये बना दिया है। अब इसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया है उसने, कि अगर f(z) को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब किससे डिवाइड कर लिया, z + i से डिवाइड कर लिया, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 + i, तो तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है 1 + i। तो इस चीज़ को भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं यहाँ से f(-i)
इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी 1 प्लस आई आ जाएगी। सेम वे वहाँ पे इसका रिलेशन हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। अब उसने बोला क्या, उसने बोला जेड स्क्वेयर प्लस 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, एफ ऑफ जेड को, एफ ऑफ जेड को जेड स्क्वेयर प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा पता नहीं, मतलब डिवीजन कितना आएगा पता नहीं, लेकिन इसका रिमाइंडर कितना आएगा वो हमको बताना है। रिमाइंडर कितना आएगा बोल सकते हो क्या? रिमाइंडर देखो यहाँ पे अगर इसका डिग्री 2 है तो रिमाइंडर में इसका डिग्री कितना आ सकता है 1 आ सकता है। तो ये जेड प्लस बी इस टाइप का कोई हमारा रिमाइंडर आ सकता है। तो तुमको निकालना क्या है कि ए की और बी की वैल्यू निकाल देना है बस ऐसे। क्यों ऐसा लिखा है मैंने कि अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर जिससे डिवाइड करें उसका डिग्री अगर 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री से कम हो सकती है, बराबर। इसका मतलब कितना आ जाएगा फिर ये हो जाएगा ए जेड प्लस बी, ये तुम्हारा रिमाइंडर आ सकता है। ओके तो अब बस तुमको क्या निकालना है, ये और बी की वैल्यू निकाल देना है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक रिलेशन मालूम है और यहाँ पे एक रिलेशन मालूम है, तो यहाँ से पहले तुम क्या कर लो कि ये बना लो, मतलब इन सारी चीज़ों में क्या क्या रिलेशन है वो एक इक्वेशन बना लो। तो एफ ऑफ जेड इक्वल कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, ये होगा जेड स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ जेड चाहिए। तो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे और जितना डिवीजन आ गया था हमारा और जो रिमाइंडर है वो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ये जेड प्लस होगा बी, ठीक है। ये तुम्हारा अब बेसिक इक्वेशन हो गया। तुम्हारे पास दो कंडीशंस अवेलेबल है, पहली कंडीशन तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे एक कंडीशन है। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन लेके आएंगे और उसमें ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा ये नहीं, यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ आई कितना होगा आई के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जेड के बदले जब आई रख दिया, समझो जेड के बदले आई रख दिया तो ये एफ ऑफ आई बन जाएगा। आई स्क्वायर कितना होगा, ये -1 होगा, -1 प्लस 1 तो 0 होगा, और यहाँ पे आएगा ए आई प्लस बी, और एफ ऑफ आई की वैल्यू कितना है, वो तो आई के बराबर है। तो तुम्हारे पास ये एक रिलेशन आ गया क्या कि ए आई प्लस हो जाएगा बी और इक्वल्स हो जाएगा आई। तो ये होगा तुम्हारा पहला एक रिलेशन, बराबर क्या। एक और रिलेशन कहाँ से आएगा, दूसरे से, मतलब एफ ऑफ माइनस आई रखेंगे। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितना रख दिया हमने, माइनस आई रख दिया इसके अंदर, तो कितना होगा देखो ये एफ ऑफ होगा माइनस आई, इधर से कितना आना चाहिए, ये होगा आई स्क्वायर, मतलब हो जाएगा -1 प्लस 1 तो 0 होगा, और ये होगा ये इंटू होगा -1 माइनस आई प्लस हो जाएगा बी, सही है, ये बराबर है क्या। तो ये यहाँ पे एफ ऑफ आई की वैल्यू कितना, एफ ऑफ माइनस आई की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 प्लस आई इक्वल कितना हो रहा है माइनस ए आई हो रहा है प्लस हो जाएगा बी। तो ये होगा तुम्हारा थर्ड रिलेशन, और ये है तुम्हारा फोर्थ रिलेशन। अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो रहे हैं, तो बस दोनों की एडिशन कर लो, इसकी और इसकी एडिशन करेंगे तो ये आई और ये माइनस ए आई कैंसिल होगा, और ये 2b की वैल्यू कितना आएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी आई प्लस आई, मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 आई, ऐसा होगा, ठीक है। तो b कितना आ रहा है फिर ये तुम्हारा, ये होगा 1 प्लस 2 आई और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी b की वैल्यू, सही है। अब ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से रख दो, कहीं पे भी एक जगह पे रख दो। तो ये b की वैल्यू जब हमने यहाँ पे रख दिया तो ये i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, i माइनस हो जाएगा b कितना है 1 प्लस हो जाएगा 2i डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आएगा। तो कर लिया सॉल्व, तो ये होगा 2i, तो 2i माइनस 2i कैंसिल होकर -1/2 आएगा। तो लेकिन ये जो ये है कितना आ जाएगा -1/2 इंटू आई होगा, क्योंकि i इसके नीचे आ गया। तो रैशनलाइज कर लिया, i से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू आई ऐसा आ जाएगा, सही है। तो तुम्हारा ये निकल गया, अभी b निकल गया, तुम्हारा रिमाइंडर क्या था, ये जेड प्लस बी था, बराबर ना। तो ये जेड प्लस बी, तो बस ये जेड प्लस बी की वैल्यू तुमको निकाल देना है। तो ये कितना है, ये है 1/2 इंटू होगा आई इंटू होगा जेड, बराबर ना। और b कितना है, b है 1/2 प्लस हो जाएगा कितना आई, ऐसा होगा। तो तुम्हारा अब देख लो ऑप्शन में कैसा है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके तो जेड प्लस है, मतलब 1/2 को कॉमन लेना है। तो 1/2 को जब कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, तो 1/2 को कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये आई जेड और प्लस हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा ये आई, ऐसा तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही है क्या, देख लो पहले। तो आई जेड प्लस 1 प्लस आई, ऐसा कुछ है क्या, देख लो ऑप्शन में, आई जेड प्लस 1 ये रहा, बी ऑप्शन रहा, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ो, इफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन जेड प्लस ए बी का पावर 3 इक्वल्स टू ए क्यूब सच दैट ये की वैल्यू नॉन जीरो है, रिप्रेजेंट द वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स लेंथ, मतलब ये कोई वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, मतलब ये जेड इसके जो रूट्स है तो हमको उसका साइड लेंथ निकालना है। इस इक्वेशन को देखते ही लगना चाहिए कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखो जेड क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 होता है, जेड क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो इसके रूट्स कितने होते हैं, जेड इक्वल्स टू एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा की वैल्यू अगर चाहिए तुमको तो कितना होती है, वैसे ये -1/2 प्लस होता है √3/2 इंटू आई,
और ओमेगा स्क्वायर कितना होना चाहिए, ये होगा -1/2 और ये होगा -√3/2 इंटू होगा आई, ऐसे दो इसके वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी के हिसाब से करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये क्यूब को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा z प्लस हो जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय कितना होगा a, और इस ब्रैकेट का क्यूब होगा। ये समझ में आ रहा है क्या, देख लो। और इक्वल्स कितना होगा 1 होगा। अगर z क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो इस z के बदले कितना आएगा 1 + 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा इसके रूट्स। इसका मतलब कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर z प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा कितना a, इसके जो रूट्स आएंगे कितने आना चाहिए, एक आएगा 1, एक आएगा ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो इसका मतलब z कितना होगा, z जो होगा ये आएगा a और माइनस हो जाएगा ए बी, ये पहला रूट। दूसरा रूट कितना आएगा ए ओमेगा माइनस हो जाएगा ए बी, ये दूसरा रूट। और ये होगा तीसरा रूट कितना ए ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी, ये होगा तीसरा, बराबर है क्या। तो अब देख लो ये 3 रूट्स आ गए तुम्हारे, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी मालूम है, तो तुम्हारा ये z1 है मान लेते हैं, ये z2 है मान लेते हैं और ये z3 है मान लेते हैं, बराबर ना। तो तुमको क्या करना है अभी, लेंथ निकालना है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा एक यहाँ पे है z1, एक लेंथ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा यहाँ पे एक है और एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है। मतलब ये तुमको ये लेंथ निकालना है या फिर ये लेंथ निकालना है, फिर ये लेंथ निकालना है, ठीक है। अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है और अगर इसका साइड लेंथ पूछा गया तो शायद ये तीनों की तीनों आंसर सेम ही आ रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ निकाल दो तो काम हो जाएगा हमारा। कौन से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस निकाल दो तो भी काम हो जाएगा। तो ये z2 - z1 निकालने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा वैसे ये। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो z2 - z1, तो ये b और ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये w माइनस हो जाएगा a, मतलब ये ओमेगा माइनस a, तो ये को कॉमन ले लिया तुमने, ये को जब कॉमन लिया तो ओमेगा -1 हो जाएगा। बस ओमेगा -1 की वैल्यू चाहिए तुमको, तो ये हो जाएगा ओमेगा कितना है -1/2 प्लस हो जाएगा √3/2 इंटू होगा i माइनस होगा 1, सही है। तो ये कितना है, ये इंटू होगा माइनस हो जाएगा 3/2 और प्लस हो जाएगा कितना √3/2 इंटू होगा i, बराबर क्या। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 9/4 प्लस हो जाएगा कितना 3/4, बराबर है क्या। तो कितना हो रहा है 9 + 3 मतलब हो जाएगा 12 मतलब हो जाएगा कितना 12/4 मतलब हो जाएगा ये √3। तो ये इंटू √3, बस ये हो जाएगा आंसर। और देख लो ऐसा कोई आंसर है क्या, ये इंटू √3, तो बस ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सही है क्या। मतलब क्या हो रहा है देख लो, यहाँ पे मैं ये जिसने तो लेंथ बोला तो हमने क्या निकाला, बस ये वाली लेंथ निकाला ना, बाकी ये लेंथ तो निकाला नहीं। अब ये लेंथ निकालने की जरूरत है ही नहीं, वैसे क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक तो क्या है कि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि शायद ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी तभी जाके ऐसा पॉसिबल है कि इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। तो बस किसी भी 2 के बीच का लेंथ निकाल दो, काम हो जाएगा। मतलब किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का साइड हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन z³ + 2z² + 2z + 1 = 0। और दूसरा एक है ये z का पावर 1985 और z का पावर 100 + 1 ऐसा। तो कॉमन रूट चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। तो देखो ये z³ और ये +1 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसमें से इसमें ये मतलब इन दोनों को साथ में रखा और इसमें से 2z को कॉमन ले लिया। तो 2z को जैसे कॉमन ले लिया तो ये कितना होगा z + 1, ठीक है। तो इक्वल हो जाएगा 0। अब देख लो यहाँ पे z + 1 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी z + 1 है, बराबर ना। और बाकी एक दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, ये होगा z² माइनस होगा z प्लस होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ z और होगा ये z + 1 और इक्वल हो जाएगा कितना 0। अब देख लो ये वाला और ये वाला तो कॉमन है, तो z + 1 इक्वल टू 0 होगा। या फिर दूसरा क्या होगा कि z² माइनस z प्लस होगा 1 और प्लस हो जाएगा 2z और इक्वल 0 होगा, बराबर ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो z की वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ जाएगी, या फिर कितना आ जाएगी z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से कितना z² प्लस हो जाएगा z + 1 और इक्वल 0। तो और इसके जो 2 रूट्स आएंगे क्या आएंगे, इसके जो रूट्स आएंगे ये आएगा ओमेगा और एक आएगा ओमेगा², सही है। ये आएगा एक ओमेगा और एक आएगा ओमेगा²। इसका मतलब इसके 2 रूट्स है ओमेगा², इधर से आएगा -1। तो अब इसके रूट्स क्या आएंगे देख लो, इसका तो -1 तो इसका रूट है ही नहीं, इसका -1 रूट नहीं, क्यों नहीं -1, क्योंकि इसका आंसर आएगा -1, इसका आएगा +1 और इसका आएगा +1। तो z = -1 तो इसको सेटिस्फाइड नहीं किया, बराबर ना। तो इसका मतलब z की वैल्यू -1 तो होना नहीं चाहिए। अब z की वैल्यू ओमेगा इसका रूट है क्या, देख लो z की वैल्यू ओमेगा रूट होने के लिए देखो इसका पावर कितना करना पड़ेगा, ओमेगा का पावर कितना 1985 और इधर कितना आएगा ओमेगा का पावर 100,
और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। देखो ओमेगा का पावर 1985 और ये ओमेगा का पावर 100 कितना होगा, ये ओमेगा का पावर ये 99 प्लस 1 मतलब ये तो होगा ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, ये 3 के मल्टीपल में देख लो कितना है 1985 जो है 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा 3 संग 18 3 संग 18 और ये 3 एक 3 मतलब कितना आएगा, इसमें 2 आएगा। मतलब ये जो 1985 है 1985 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 661 इंटू होगा 3 प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 2 ऐसा लिखेंगे। और इसका जब ओमेगा का पावर इतना करना है तो ये ओमेगा का पावर जब इतना करेंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा 1 और ये आंसर कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये कितना आंसर आ जाना चाहिए, ये तो 0 आ जाना चाहिए, सही है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसका जब आंसर 0 है मतलब ये ओमेगा जो है इसका रूट है, इसका मतलब फिर से एक बार ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए जब चेक करेंगे तो ये बन जाएगा कितना इसका स्क्वायर और इसका बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब कितना बने, ओमेगा का पावर 4 कितना बनेगा, देखो ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या है कि बस यहाँ पे कितना आएगा इसका पावर 2 होगा, इसका पावर 2 होगा ना, तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये ओमेगा का पावर 4 होगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका भी आंसर 0 आ रहा है क्या, ओमेगा क्यूब कितना आता है ओमेगा होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इसका भी आंसर 0 ही आता है। मतलब इसके दो ही रूट है, कौन से एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर, बराबर क्या। और हमको क्या बोला गया है कि कॉमन रूट जो है दोनों के अंदर उसका समेशन बोला गया है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आना चाहिए -1। तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। जेड स्क्वायर -1 का मैग्नीट्यूड जो है मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो हमको जेड की वैल्यू किस पे लाई करेगी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या फिर नन ऑफ दिस, मतलब ना पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और नन ऑफ दिस के ऊपर, मतलब कहाँ पे आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये जेड जो है हम लोग सपोज कर लेते हैं कौन सा x प्लस आई वाई होगा बोल के, ठीक है। और यहाँ पे जेड स्क्वायर -1 निकाला है तो जेड स्क्वायर कितना होगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये होगा तुम्हारा जेड स्क्वायर। और ये -1 का -1 इसका मॉड निकालना है तुमको। और इस साइड कितना आएगा जेड स्क्वायर का मॉड, मतलब होगा कितना ये जेड का मॉड का स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट था, रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तुमको क्या निकालना है कि मॉड निकालना है। तो यहाँ पे आई भी होगा ना, कहाँ पे आई होगा, यहीं पे आई होगा, ठीक है। तो होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस -1, ये होगा इसका रियल पार्ट। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स वाई, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर क्या। और इसका रूट भी आएगा, इसका रूट इक्वल कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, बराबर क्या। अब क्या करेंगे इसके बाद दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वेयर ही कर लेता हूँ मैं ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा एक्स का पावर 4 आएगा प्लस आएगा वाई का पावर 4 आएगा प्लस आएगा 1, माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और हो जाएगा कितना माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो हो गया इसका स्क्वायर। और इधर से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू होगा वाई स्क्वायर। और इस साइड से कितना होगा इसका स्क्वायर, देख लो अभी इसका स्क्वायर कितना होगा एक्स का पावर 4 प्लस हो जाएगा वाई का पावर 4 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और होगा प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, बस ये इतना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स 4 वाई 4 कैंसिल, फिर और क्या 2x स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होगा, 2 वाई स्क्वायर और ये 2 वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या होगा देखो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा और ये -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे -2x स्क्वायर बचा, ये +1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -2x स्क्वायर और यहाँ पे +2x स्क्वायर, तो इसको इधर लेके आओ तो हो जाए कितना 4x स्क्वायर और इक्वल्स 0, मतलब कितना होगा ये x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 किसका इक्वेशन होता है y एक्सिस का होता है, बराबर। तो क्या होना चाहिए ना सर्कल है ना पैराबोला है ना इलिप्स है, तो D आ जाना चाहिए, सही है। x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, कुछ बचा तो नहीं है ना, सही है। तो D आंसर आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। मॉड z इक्वल्स टू कितना है 1 है, देन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस 3z विल लाई ऑन, मतलब तुम्हारे पास क्या है कि मॉड z की वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। मतलब ये जो तुम्हारा जो मॉड z है वो कहाँ पे है, एक सर्कल के ऊपर है, बराबर ना, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 1, बराबर। और सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इसका सेंटर जो आ रहा है वो आ रहा है ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये कोई सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन जो है सेंटर है और रेडियस कितना है 1 के बराबर है। और इसके ऊपर तुम्हारा क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तुमको निकालना क्या है -1 प्लस 3z, ये तुमको निकाल देना है,
ठीक है, -1 + 3z ये कहाँ पे आएगा, पैराबोला पे आएगा, इलिप्स पे आएगा, या फिर हाइपरबोला पे आएगा, स्ट्रेट लाइन पे ऊपर आएगा, मतलब और z कहाँ पे है, z है तुम्हारा इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर तुम्हारा z है। ठीक है, तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 जब इसमें ऐड करें तो ये कहाँ पे आएगा वो बताना है। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि जो तुमको पूछा गया उसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा बोल दो, ये कैपिटल Z बोल दो, ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये इसका लोकस क्या आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करो कि -1 को उधर लेके जाते हैं तो कितना होगा, ये देखो Z प्लस होगा 1 और इक्वल्स हो जाएगा कितना 3 टाइम्स ऑफ Z हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ हमने लगा दिया मॉड, इधर भी मॉड लगा देते हैं और इधर भी मॉड लगा देते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, ये होगा मॉड ऑफ Z प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये इधर से 3 आ जाएगा और ये मॉड कितना आएगा Z आ जाएगा, और मॉड Z की वैल्यू कितना है वो तो 1 के बराबर है, तो इधर से तो सिर्फ 3 आ गया, मतलब मॉड Z प्लस 1 इक्वल्स कितना आ गया 3 आ गया। अब सीधी सी बात है, मॉड Z मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका लोकस कितना आ गया, मॉड Z प्लस 1 इक्वल्स 3 आ गया, और ये किसका इक्वेशन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। इसका सेंटर कितना आएगा, ये सेंटर आ जाएगा -1, 0 और रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 3 के बराबर, बराबर ना, ये इधर जो लिखा है वो रेडियस ही होता है, तो इसका मतलब जो लोकस आएगा इसका -1 + 3z का ये सर्कल आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।